अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के जमुई में और डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, जो एक माहिर कानून भी हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जनता जानती नहीं है डॉक्टरों के कवानीन को लेकर, तो इसको लेकर क्या कहना है? ये बात सही है, ये बात सही है कि लोगों को जो मेडिकल से रिलेटेड जो कानून बने हुए हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। और जनता तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं है, वकीलों को नहीं पता रहता है। और नतीजा ये होता है कि अगर कोई भी चिकित्सा करने के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो लोगों के अंदर कुछ उतावलापन इस तरह का आता है, जैसे लगता है कि उनके ऊपर FIR कर दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनके हॉस्पिटल को सीज करा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें जो है दिमाग के अंदर पनपती है, ये को उतावलापन ही कहा जाएगा। और इसको ज्ञान गरीबी की बात को समझ करके चलना चाहिए कि उनके पास ज्ञान की कमी है, उनको कानून कायदे के बारे में पता नहीं है, जिसके लिए जो है हम आप साफ आज कह देना चाहते हैं या आपको बता देना चाहते हैं कि आप उसके बारे में खूब अच्छी तरह से समझें। और मेरा ये वीडियो जहाँ भी जिस अधिकारी के पास, चाहे वो जिला अधिकारी के पास पहुँचे, चाहे यहाँ के कप्तान साहब के पास पहुँचे, चाहे प्रभारी जो है थाना प्रभारी के पास पहुँचे, और या जनता के अंदर पहुँचे या डॉक्टरों के पास ये पहुँचे, उस चीज़ को खूब अच्छी तरह से वो नोट कर लें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से कानून बनाए हैं। और उस कानून को अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोगों के अंदर इस तरह की कोई घटना होगी तो हम लोग डरेंगे नहीं। दूसरे जो थाना प्रभारी जैसे SO जो हुआ, अगर वो उसके पास कोई इस तरह का केस जाता है तो वो क्या करता है, न जानकारी की वजह से डायरेक्ट जो है चिकित्सकों के ऊपर FIR कर देता है और बाद में पता चलता है कि उससे गलती हो गई। इसी तरह से जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो वकील लोगों को उसके कानून के बारे में पता नहीं होता, मेडिकल साइंस नहीं पढ़े होते, उस फील्ड में वो उनको कानून के बारे में पता नहीं होता, तो वो अच्छी तरह से बहस नहीं कर पाते। और जिसकी वजह से जो एक चिकित्सक की रिपुटेशन डैमेज होती है उसकी भरपाई कभी किया नहीं जा सकता। इसलिए ख़ास तौर से हम जो है इस चीज़ पर जो रोशनी डाल रहे हैं उस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको गौर से समझने बुझने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है उसको वह एक कानून बन जाता है। और उसी को जो है उसी सिमिलरिटी को देखते हुए जो है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट फैसला सुनाती है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर किसी चिकित्सक के चिकित्सा के दौरान यानी रूटीन मैनर में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज न किए जाएं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि अगर कहीं से इस तरह की चीज़ हो जाए तो उसके ऊपर FIR दर्ज न किया जाए। और 7 मामले ऐसे हैं जिसमें एक चिकित्सा के दौरान या उस लापरवाही से मौत का मामला हो। उसमें एक मामला ये भी है कि अगर कहीं से किसी की मौत हो भी जाती है तो वह डायरेक्ट उसके ऊपर FIR दर्ज न किया जाए, बल्कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्राथमिक जांच होनी चाहिए और उससे संबंधित, जैसे अब CMO के पास वो लेटर जाएगा, CMO उसके लिए टीम गठित करेगा और टीम गठित करके वो टीम जो है मेडिकल ऑफिसर की जो रिपोर्ट सौंपेगी उसी के हिसाब से जो है वह केस दर्ज हो सकता है। एक तो केस दर्ज होना नहीं चाहिए जैसा कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। दूसरे, अगर केस बहुत बड़ी लापरवाही भी अगर पाई गई जहां केस दर्ज करना ज़रूरी है तो उसके ऊपर 304A होता है। आप ये समझ लीजिए कि 304A गैर इरादतन हत्या का मामला होता है, वो भी 304 जब A लग जाता है, 304 और 304A में फ़र्क है। 304A में खड़े खड़े जमानत हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन ये क्लियर कर दिया है
कि एक नहीं, अगर 20 जो है एक चिकित्सक की में मौत हो जाए, अगर उसके रूटीन मैनर का मामला हो तो कैन नॉट बी अरेस्ट, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही वजह होती है कि लोग डरे हुए रहते हैं कि अभी पुलिस आएगी, हमको गिरफ्तार कर लेगी, हमारे ऊपर हत्या का मामला लग जाएगा। तो ये गिरफ्तारी नहीं है इसमें, ये तो साफ कर लीजिए। दूसरे इतना आसान नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। अगर एफआईआर भी दर्ज होता है तो वह 304A में होता है, जिसमें खड़े खड़े जमानत हो जाती है। समझ रहे हैं, ये हाई कोर्ट की इसकी रूलिंग है एफआईआर के बारे में जो है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत हो गई तो परिजन जो है डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, उसको लेकर जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि पुलिस मौके पहुंचती है और परिजनों के गुस्सा को देखते हुए या ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए या मुकामी लोगों के गुस्से को देखते हुए जो है पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है डॉक्टरों के खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ या हॉस्पिटल के खिलाफ। तो आप इसको क्या मानते हैं? ऐसा एक चिकित्सक से जो है अगर 20 मौत एक साथ हो जाए तो भी उसके ऊपर 302 का मामला नहीं होता है। मैं ये बता दूं आपसे, ईशा खान जो थे यहाँ के कोतवाल थे, उन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल जो अर्चना मैसी का है उसके यहाँ एक मौत हो गई थी और ईशा खान ने उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा दिया। 302 में गिरफ्तारी होती है और 304A में गिरफ्तारी नहीं होती है। तो एक चिकित्सक के ऊपर 302 कभी नहीं लगता। तो जब IMA की टीम जो है जब कप्तान साहब के पास गई, जिला अधिकारी के पास गई, तो उन्होंने कहा कि न जानकारी की वजह से इस तरह के केस लग गए हैं, किसी चिकित्सक के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं लगता है, आप जाइए और गिरफ्तारी नहीं होगी। अब ये चीज है कि जब उसकी चार्जशीट बन गई, मुकदमा लिख गया 302 में, अब वो काट नहीं सकते, अब करेंगे क्या? अब क्या है कि 302 में गिरफ्तारी है, अब 302 ज्यों ही लगा हुआ, अर्चना मैसी अंडरग्राउंड हो गई, वो किसी से मिलना बंद कर दी। कब कौन पुलिस आ जाए और हमको गिरफ्तार कर ले। अब वहाँ जो है जिला अधिकारी महोदय और कप्तान साहब कह रहे हैं कि उनसे कहिए कि आराम से बिना टेंशन के रहें और कोई गिरफ्तार करने नहीं जाएगा। अब ये बता दीजिए कि जिला अधिकारी को भी ये पता नहीं है कि एक चिकित्सक के ऊपर 302 मुकदमा नहीं लगता है, एक कप्तान साहब को भी पता नहीं है कि वहाँ 302 मुकदमा नहीं लगता है, और पता ये चलता है कि उनके ऊपर 302 का मुकदमा लग जाता है। ये चीज़ें जो है थाना प्रभारी को भी पता नहीं रहता है या CO SO को भी नहीं पता है कि बिना इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए, इलीगल है। अगर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का हम दरवाजा खटखटाएं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, तो ये कटघरे में खड़े होंगे। आपका कहना है कि फौरन जो है मुकदमा आप नहीं दर्ज कर सकते हैं? नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, उसकी जांच बिना इनिशियल, वही बताए कि 7 ऐसे मामले हैं जिसमें आप कोई भी उसमें तुरंत डायरेक्ट जो है मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। वह सबसे पहले CMO से रिपोर्ट मांगेगा, CMO उसकी टीम गठित करेगा, वो देखेगा कि मेडिकल साइंस तो सब कोई पढ़ा नहीं है, तो उसको मेडिकल साइंस से जो उसके माहिर हैं, जो रिलेटेड है और मेडिकल ऑफिसर है, उनकी टीम गठित करके वो रिपोर्ट लेगा कि वाकई में जो है इनकी लापरवाही इसमें पाई जा रही है कि नहीं। अगर लापरवाही पाई जा रही है और वो भी हल्का फुल्का पाई जा रही है तो भी उस पर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा जो है गंभीर, देखिए जब आपको जैकब मैथ्यू का मामला मैं बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जैकब मैथ्यू के मामले में सिर्फ जो एक शब्द लिख गया था, जो लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो है सिर्फ एक शब्द लिख दिया था कि इसमें घोर जो है लापरवाही पाई गई है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को जो है और कैंसिल करते हुए माफ़ी मांगा, वो खेद व्यक्त किया कि अगर एक चिकित्सक से जितनी भी लापरवाही हो जाए, लेकिन जो है इसको क्या नहीं दिया जा सकता है, उस घोर शब्द नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो है, अब तोड़ फोड़ की आप जो बात कर रहे हैं, मैं बता दूं दूसरा स्टेप इनका होता है तोड़ फोड़ का। एक मकसद तो हो गया FIR करने का, दूसरा मकसद ये होता है क्लिनिक पर आते हैं, तुरंत जो है हमला करते हैं, कहीं शीशा तोड़ दिए, कहीं जो है किसी के ऊपर हमला कर दिए, डॉक्टरों को घायल कर दिए, उनके स्टाफ को घायल कर दिए, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब इस तरह की समस्याएं जो है तेज़ी के साथ आने लगी
और चिकित्सा जो है सेवाएं जब तेजी के साथ बाधित होने लगी और लोगों के अंदर डर हो गया, राज्यपाल ने उस पर जो है तत्काल कदम उठाते हुए जो है और आपको 2013 में जो है एक विधेयक जो है एक कानून लेकर के आया और उसके तहत ये होगा कि अगर आप जरा सा भी जो है, यहाँ तक कि आप अगर चिकित्सकीय कार्य में बाधा भी डालते हैं, यानी जैसे हम मरीज देख रहे हैं और आप जो है बिना परमिशन के अगर हमारे चेंबर में आप दाखिल हो गए, तब भी आपके ऊपर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा। और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है, ये समझिए कि 50,000 तक जुर्माना होता है और 3 साल की सजा होती है। बीच में या लगा है, या तो 50,000 का जुर्माना हो या 3 साल की सजा हो, और ऐसा भी हो सकता है ये दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ हों, और जितना आप उसमें डैमेज करेंगे, जितना नुकसान पहुंचाएंगे, उसका दूना आपको भरपाई करना पड़ेगा। अगर आपने हमारा जो है 50,000 का नुकसान किया तो आपको जो है भरपाई कितनी करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए भरपाई करनी पड़ेगी। और मामला अगर आप ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दिए, किसी को घायल कर दिए तो ये गंभीरता और ज़्यादा जाएगी। अब उसके बाद जो भी जो है, तो ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारे क्लिनिक या जो जितनी भी चिकित्सक या चिकित्सा संस्थाएं हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने इस पर लिखा स्पेशल। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है कि इसमें केस, पहले तो केस उसकी बात छोड़ दीजिए, ये स्पेशल केस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें बेल नहीं होना, सीधे आपको जेल जाना ही पड़ेगा। और जितने लोग रहेंगे उतने लोग जाएंगे। अगर किसी मरीज ने किसी डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, चाहे वो 302 हो या फिर कोई और धारा में जो है मुकदमा दर्ज हो गया, तो फिर डॉक्टर क्या कर सकता है अपने बचाव के लिए? देखिए, अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं दर्ज हुई या आपकी तहरीर नहीं ली गई, वक्ती गुस्से को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी अब दोनों चीजें हैं। एक चीज है कि जैसे वो आए और वो चले गए थाने पर, तो थाने पर जा करके वो अपनी तहरीर देंगे। अगर किसी मरीज ने किसी डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, चाहे वो 302 हो या फिर कोई और धारा में जो है मुकदमा दर्ज हो गया, तो फिर डॉक्टर क्या कर सकता है अपने बचाव के लिए? देखिए, अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं दर्ज हुई या आपकी तहरीर नहीं ली गई, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी अब दोनों चीजें हैं। एक चीज है कि जैसे वो आए और वो चले गए थाने पर, तो थाने पर जा करके वो अपनी तहरीर देंगे। देखिए, तहरीर देंगे, वो आपके ऊपर मुकदमा के लिए जो है दबाव डालेंगे, या उनकी तहरीर में है कि इनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगाया जाए। तो होगा क्या कि सबसे पहले वह थाना क्या करेगा कि वह एक रिपोर्ट मांगेगा, किससे? सीएमओ से वो रिपोर्ट मांगेगा। सीएमओ उस पर टीम गठित करके अपनी रिपोर्ट देगा। अगर मुकदमा बनता है तो ठीक है, नहीं मुकदमा बनता है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, अगर उसके लिए क्या करना होगा, जो डेड बॉडी होगी उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना होगा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बता रही है और वो टीम की रिपोर्ट क्या आ रही है, आपका जो है जो तहरीर है वो क्या बता रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है तभी मुकदमे दर्ज होते हैं। इतने आसानी से दर्ज नहीं होते हैं, यानी कि आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। यानी पुलिस को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा और सीएमओ से भी जो है रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। और ऐसी भी चीज़ नहीं है कि थोड़ी सी, उसमें पोस्टमार्टम में भी वो लिख के देगा सेकेंड ओपिनियन चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही जो है मेडिकल ऑफिसर उसको जो है उस पोस्टमार्टम को करे, बल्कि दो लोग उसका पोस्टमार्टम करेंगे, यानी सेकंड ओपिनियन नहीं, पैनल से, यानी सेकंड ओपिनियन उसमें जो है ली जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि मरीज के जो परिजन हैं वो डॉक्टरों पर भी इल्जाम लगाते हैं और हॉस्पिटल पर भी कि मरीजों का उत्पीड़न हो रहा है, इस्तेहसाल किया जा रहा है। क्या करना चाहिए? मैं ऐसा ही करता हूँ कि देखिए, मैं 1982 में एक मैगजीन पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि यूरी मैन इज ए डॉक्टर। इंडिया के अंदर कोई आया था, सर्वे करके गया, अपनी रिपोर्ट एक पत्रिका में लिखा था, कहा यूरी मैन इज ए डॉक्टर, यूरी प्लेस इज ए यूरिनरी प्लेस। यानी इंडिया के अंदर जो होता है हर जगह पेशाब करने की जगह है और हर आदमी जो है डॉक्टर है। अब क्या होता है कि हम उसी इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ की मेंटेलिटी इस तरह की है कि लोग जो ना आइडियोलॉजी लगाते हैं, ये चीज़ ये कर लेते तो ये हो गया होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता, मैंने घुमा फिरा करके इल्ज़ाम जो है डॉक्टरों के ऊपर लगाते हैं।
तो वो अपनी आइडियोलॉजी लगाते हैं। आइडियोलॉजी हम ही लगाते हैं। जैसे ले लीजिए, अगर एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन, सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी किसी भी चीज़ की अगर सही वजह न मालूम हो तो हम एक आइडिया लगा करके उस चीज़ तक पहुंचते हैं। अब हमारे आइडियोलॉजी में, एक आम आदमी का आइडियोलॉजी में बहुत फर्क होता है। हम मेडिकल साइंस पढ़े हुए हैं, हमको 2-3 चीज़ें मिल जाती है तो हम चौथी चीज़ों पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, इसलिए कि हम उस साइंस को पढ़े हुए हैं। अब जो उस मेडिकल साइंस को नहीं पढ़े हुए हैं वो अपना अपना जो है आइडिया लगाता है और तरह तरह की उसके दिमाग और तरह तरह के झूठे आरोप बेबुनियाद, जो कि कहीं से कोई सच नहीं होते, वो चीज़ जो है। जैसे ले लीजिए, अभी किसी को वेंटिलेटर पर रखा गया, वहाँ किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो आप ये समझेंगे झूठ मूठ का उसको जो है, और आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दिया जाता है ऊपर से, तो ये समझते हैं कि ये झूठ मूठ का एक उस पर से वेंटिलेटर पर रख करके पैसा वसूल रहे हैं। और दूसरे ये इल्जाम लगता है कि मरने के बाद जो है डॉक्टर ने बहुत देर तक रोका। तो ये तो आप ये समझ जाइए कि ये इसको तो सरे नौ से खारिज करना चाहिए। जैसे ले लीजिए, अगर आपके घर में कोई भी मैयत हो गई, कोई भी डेड बॉडी है, आप ये कब चाहेंगे कि वो ज्यादा देर तक रहे? आप सोचेंगे जल्दी से यहाँ से हटाएं, है ना? तो एक तरह का जब भी किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में कोई मरीज मरता है तो वह एक तरह का जैसे अशुभ चीज होती है। वो ये सोचता है कि कितने जल्दी हम इसको हटाएं, न कि अननेसेसरी उसमें रख करके पैसा वसूलना। तो जो ये होता है कि नहीं, डॉक्टर लोग जो है मरीज को इस तरह से रख करके पैसा वसूलने, बिल बनाने के लिए किए जो है, ये उससे तो हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। इसलिए कि उसको तो छोड़ दीजिए डॉक्टर के लिए। आप ही के घर कोई मर जाएगा तो सोचिएगा कि कितने जल्दी से इसको हटाया जाए। तो डॉक्टर क्यों सोचेगा? अरे डॉक्टर के पास कोई आएगा, रोएगा, गाएगा और मरा हुआ रहेगा और लोग हैं, वो तो सोचेगा भैया सबसे पहला काम है कि इसको यहाँ से जल्दी से हटाया जाए। तो रही बात है कि मरीज सीरियस होता है, कामा में होता है, आपको देखने में ये लगता है कि वह जो है हम देख रहे हैं कि जिंदा है, तो हम उम्मीद पर जो है उस मरीज का इलाज करते हैं, आखिरी दम तक इलाज करते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको बचा ही पाएँ। हमारा प्रयास होता है, हमारी कोई गारंटी नहीं होती है। आजमगढ़ में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टरों को आप जानते हैं, ठीक है, उनके रवैये के बारे में, हाँ, उनके किरदार के बारे में, अखलाक के बारे में। क्या ये सच्चाई या ये हकीकत है कि जो इल्ज़ामात उन डॉक्टरों पर, उन हॉस्पिटलों में लगाया जाता है, वो सही है? उन डॉक्टरों के बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए ऐसी चीज़ मैं बता दूं, मैं इससे एकदम इत्तेफाक नहीं रखता। उस पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर बता दूं आपसे कि डॉक्टर अर्चना मैसी के पास और तकिया पर का मरीज था, डॉक्टर अर्चना मैसी के पास डिलीवरी के लिए गया, और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि वह नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्होंने कोशिश की, बच्चा कुछ बाहर निकला और कुछ अंदर रह गया। तो होता क्या है कि अगर किसी भी जो है बच्चे का अगर कुछ पार्ट भी अगर बाहर आ जाता है तो वह तुरंत जो है बच्चेदानी का मुंह तेजी के साथ सिकुड़ता है, वो लाक हो जाता है, वो खुलता नहीं कि उसको हम हटा दें। अब उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा का सर जो है चला आया, रह गया, मैंने एक तरफ रह गया बाहर, और एक धड़ का कुछ हिस्सा जो है बच्चेदानी के अंदर रह गया। तो अब क्या हुआ कि अब ऑपरेशन ही उसका इलाज है कि वो ऑपरेशन से उसको निकाला जाए। उन्होंने ऑपरेशन किया और गर्दन को काटा, बिना गर्दन काटे जो है वो निकल नहीं पाता, इसलिए को लाक हो गया था। तो गर्दन काटा, गर्दन काटने के बाद जो है बाहर निकाल करके उसी ओटी रूम में उसने गर्दन को और उसके धड़ कोर को सिल दिया कि ऐसे देना, ये सर ले जाओ और ये धड़ ले जाओ। तो ये चीज़ जो है मुमकिन और अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने सिल दिया। उनको ये पता नहीं था कि हम इसको दे रहे हैं परिजन को और ये क्या करेगा कि तुरंत जाएगा और इसको परवाह करेगा या दफन करेगा, कुछ नहीं। तो वो था मुस्लिम, तो वो क्या किया कि कोई देखा तो कहा कि अरे इसका मुंह खुला है, ये सांस लिया है, बच्चा जो है मुंह खुला का मतलब कि सांस लिया है, सांस लिया, इसका जनाजा होगा, इसको नहलाया धुलाया जाए। जब वो ये काम शुरू किए तो देखे कि गर्दन में जो है टाँके लगे हुए थे, और पता ये चला कि अब क्या है कि डॉक्टर अर्चना मैसी ने शराब पी करके नशे में हमारे जो है बच्चे का गर्दन काट दिया है। अब ये चीज़ इतनी तेजी के साथ वायरल हुई कि अब हिंदू मुस्लिम की बातें हो गई कि उसने जो है एक मुसलमान जो है
मरीज के साथ इस तरह का काम किया, जबकि बिल्कुल वो गलत था। जो भी मेडिकल साइंस पढ़ेगा या तो उसके साथ दो ऐसे बहुत से केसेस मिलते हैं, उसके साथ तो वही होता कि वो सर को अलग दे देता और धड़ को अलग दे देता कि ले जाओ जो है और इसका जो करना हो जो है करो। तो होता क्या था कि जैसे जो ही बच्चा का मुंह जो है बाहर अगर सर निकला और निकलने के बाद जो है वो बच्चा मुंह खोल देता है, वो सांस लेना चाहेगा, लेकिन सारी चीज़ें अंदर उसका जो फेफड़ा वगैरह है सारी चीज़ दबी हुई है, वो मुंह तो भी खोल दिया। ये अलामत हो गई कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ इसीलिए कि सांस लिया होगा अब जो भी सांस लेगा वो जब उसका गर्दन या मुंह बाहर और बकिया धड़ उसकी अंदर, ठीक ना। तो अब डॉक्टर के सामने सिवाय उसका सर अलग करने की और कोई चीज़ ऐसी नहीं रही। इसी को लेकर के आलम बदी और दूसरे नेता जा करके कोतवाली में ईशा खान के ऊपर दबाव डाल करके उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम किया कि ये जो है इन्होंने हमारे बच्चे का कत्ल किया है। तो ये चीज़ें देखिए, ये सामने जो है अब बात कुछ और है। जो भी मेडिकल साइंस पढ़ेगा अगर सोचेगा कि जैसे कई उनके पास बच्चे हो गए तो सारी डिलीवरियां उन्हीं के पास हुई थी, लेकिन संयोग की बात है कि अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, यूट्रस जो एटोनी हो जाता है, उसका टोन जो होता है, जो ही बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चेदानी तेजी के साथ सिकुड़ती है, लेकिन जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसका टोन कम हो जाता है, एटोनी यूट्रस होता है। उसके और भी बहुत से काजेज हैं कि जो ऐसा आ जाता है। तो उसमें एक डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर के पास जो मुनासिब था वो उसने किया जो है, लेकिन अब नतीजा क्या हुआ, अब आरोप लगे, दुनिया भर का वायरल हुआ। उसके बाद हमने जा करके वो अंडरग्राउंड थी, किसी तरह से जाकर हमने सुप्रीम कोर्ट की उनके पास रूलिंगें दी और मैं जाकर अर्चना मैसी से जाकर खुद मिला चेंबर में और उनसे बताया कि देखिए मैडम ऐसा 302 जो इन्होंने लगाया है वो बिल्कुल गलत लगाया है। किसी चिकित्सक के ऊपर 302 मुकदमा लग ही नहीं पा सकता, वो उसके रूटीन मैनर की अगर मामला है तो आप ये ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और आप हाई कोर्ट से इसका डायरेक्शन लीजिए। तो फिर बाद में बदल करके विवेचना में वह 302 से 304 में हुआ, जमानत जो है उसकी हुई। और बाद में जब समझाया गया, वो एक मीटिंग हुई थी तकिए पर, उस मीटिंग में हमको भी बुलाया गया था जब डॉक्टर फरीद साहब जिंदा थे, उस डॉक्टर फरीद साहब भी उसमें थे। तो लोगों का ये मानना था कि नहीं ऐसे कर दिए होते तो ये निकल जाता, वैसे कर देते तो वो निकल जाता। तो हमने समझाया कि देखो ये सब बेकार की बातें हैं, मेडिकल साइंस का मामला है ये और आप लोगों को पता नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सिवाय इस जो है स्टेप के और कोई दूसरा स्टेप नहीं है। आप झूठ मूठ का किसी डॉक्टर के ऊपर गलत फहमी में हो करके या न जानकारी को लेकर के उन पर ज़्यादा गलत इल्ज़ाम मत लगाइए और न कोई स्टेप लीजिए। तब जा कर के धीरे धीरे उनको भी ये समझ में आया कि उनकी कोई गलती नहीं थी और सुलहनामा हुआ, मामला ख़त्म हुआ। तो इस तरह की एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास अगर इस मौजू पर मैं बात करूँ तो अब सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, समझ रहे, तभी ये मौजू ख़त्म नहीं होगा। तो कहने का सब मिला जुला के मैं इसको शार्ट में कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इल्ज़ाम डॉक्टरों पर लगाए जा रहे हैं, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99% कह रहा हूँ कि ये बेबुनियाद होते हैं और गलत होते हैं। ये थे एनएम क्लिनिक जम्बुरी आजमगढ़ के डायरेक्टर और मुख्तलिफ बीमारियों के डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब, जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारियां दे रहे थे। दर्शकों, अफवाहों पर तवज्जो न दें और प्रोपेगेंडे से दूर रहें और किसी डॉक्टर या किसी भी हॉस्पिटल पर अगर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पहले उसकी तहकीकात कर लें, उसकी जांच कर लें और उन इल्ज़ामात के बारे में आप जानकारियां फराहम कर लें, तभी जो है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ठीक।